दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो पिछले कुछ समय से स्टॉक के अंदर शानदार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और स्टॉक पिछले 6 महीनों के बाद में पहली बार आपको एक नई हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसके पीछे वजह यह है कि एक साल से स्टॉक में हमने कोई तेजी देखी नहीं है। आप दूसरे स्टील के सेक्टर को से अगर कंपेयर करेंगे टाटा स्टील को, तो टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में अभी भी मिल रहा है और इसी वजह से यहाँ पे एक तेजी का वातावरण बना हुआ है। इसके अलावा एमडी टीवी नरेंद्रन की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया उसके भी काफ़ी मायने हैं, यानी आने वाले Q3 में कुछ पॉजिटिव हमें संभावना दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अब बजट आने वाला है, तो बजट को लेकर स्टील सेक्टर की क्या अपेक्षा है सरकार से, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में टाटा स्टील में एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे स्प्लिट के बाद स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। 1000 के आसपास की प्राइस थी, तो फेस वैल्यू इसको जब 1 रुपीज़ की गई तो ये 100 के आसपास आ गया और इस वजह से इसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई। अब लोगों का यहाँ पे रुझान बढ़ा है, तो क्या आने वाले समय टाटा स्टील फिर से 1000 हो सकता है। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है वो भी जानेंगे। पिछले रिजल्ट कैसे रहे, पिछले 4-5 साल में इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या FIDI की पसंद बना हुआ है या फिर सिर्फ लोग यहाँ पे खरीदारी करें। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले अगर हम फ्राइडे की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 122.90 पर रही, जहाँ पे 0.53% की गिरावट थी। गिरावट कम थी क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी मेटल में 1% के आसपास की गिरावट थी, उस हिसाब से ये गिरावट कोई बड़ी नहीं थी। अब टाटा स्टील की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 14% का शानदार रिटर्न दे दिया है। 107 के आसपास स्टॉक था 22 दिसंबर को, तो ये तो आप समझ ही सकते हो निचले लेवल से स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखानी शुरू कर दी है और वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता और थर्सडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है वो है डिलीवरी बेस्ड काम, जो पिछले एक महीने से एक जैसा ही हो रहा है, यानी 2 करोड़ की डिलीवरी, जो लगातार आपको वही आंकड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो खरीदारी हो रही है वो काफ़ी स्टेबल है और एक जैसी ही खरीदारी हो रही है। ये काफ़ी बड़ी एक तरह से देखें इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है, 138 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 122 के आसपास है, यानी अपने 52 वीक के हाई से अभी काफ़ी नीचे ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारा बजट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2023 का और बजट के पहले काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा है स्टील सेक्टर की सरकार से। अब स्टील सेक्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो यहाँ पे जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में स्टील की प्राइस है वो काफ़ी नीचे है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। करीब 6000 रुपीज़ प्रति मैट्रिक टन के आसपास इसकी प्राइस में वृद्धि हुई है और इसी वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फिनिश माल है उसकी प्राइस तो कम है लेकिन रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है और ऐसे में आने वाले समय में इनके मार्जिन में दबाव देखने को मिल सकता है। ये सरकार से ये मांग है अगले बजट में कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें 25% तक की सरकार की तरफ से बेनिफिट दी जाए स्टील सेक्टर को। इसके अलावा स्टील सेक्टर ने जो वित्त मंत्रालय को लेटर किया उसमें HR कॉयल शीट्स प्लेट्स के अलावा जो कलर कोटेड और वायर रॉड्स है उनके ऊपर एंटी डंपिंग उपाय को बहाल करने की भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। इसके अलावा उद्योग मंत्रालय से कहा गया है कि सेमी फ्लैट, इसके अलावा लॉन्ग सहित जितने स्टील के प्रोडक्ट है उनके ऊपर जो सीमा शुल्क है उसको यथा मूल्य आधार पर 12.5% की तरफ से बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। स्टील इंडस्ट्रीज की डिमांड है कि जिस तरह से अमेरिका और यूरोप और कुछ जो देश है अपना जो इंपोर्ट का जो बिजनेस है उसको जिस तरह से टैक्स में राहत दी गई है, वैसे ही सरकार को यहाँ पर भी आगे संभावना व्यक्त करनी चाहिए और सरकार की तरफ से इसमें कोई हमें राहत देनी चाहिए जिससे हमारा जो इंपोर्ट जो कॉस्ट है माल उसमें कमी आए। और दूसरी तरफ सरकार से और इस सेक्टर को लिए राहत की अपेक्षा की गई, कुछ PLI स्कीम का बेनिफिट भी दिया जाए जिससे इस सेक्टर में जो इस समय प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में कोई सुधार हो। वैसे अगर आप देखें तो इनके लिए जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है वो है ग्लोबल रीजन। आप देख सकते हो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इसके अलावा इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है स्टील सेक्टर और इसीलिए सरकार से काफ़ी ज़्यादा राहत की उम्मीद की जा रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाटा स्टील को लेकर जो इनके MD है टीवी नरेंद्रन, उन्होंने कहा है कि हर साल टाटा स्टील करीब $1 अरब की अपनी जो डेट है उसमें कमी कर रही है, लेकिन इस बार ये संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो हमारी इनपुट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा हमने कुछ कंपनियों का अधिग्रहण किया जिससे हमारे खर्च में बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से जो हमारा लगातार जो टारगेट है कि हम $1 अरब की जो हर साल डेट में कमी करते हैं वो इस बार होना जरा मुश्किल दिखाई दे रहा है। MD का कहना है कि इस बार जो यूरोप में गैस की कीमतें बढ़ी है, इसके अलावा कोयले की प्राइस बढ़ी है और वर्किंग कैपिटल की जरूरत को चलते इस बार हमारी जो साल है थोड़ा सा हमारा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यानी इस बार तो दबाव देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हमने इस बार नीलाचल निगम लिमिटेड का जो अधिग्रहण किया उसकी वजह से हमारे खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि इस बार जो Q3 होगा उसमें दबाव देखने को मिल सकता है
और इस बार भी रिजल्ट हम इतना पॉजिटिव रहने की अपेक्षा कम ही कर रहे हैं। प्रॉफिट में इस बार भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और टाटा स्टील में इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऑलरेडी डिस्काउंट में है, गिरावट की संभावना काफ़ी हमें, तो ऐसे में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील को लेकर वैशाली पारेख जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, उन्होंने कहा है कि आपको इस लेवल पे टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए। उनका कहना है कि फिलहाल जो इंडिकेटर है वो काफ़ी बुलिश है और आने वाले समय जिसने 120 का इसने लेवल क्रॉस किया है और ये एक तरह से देख दो यहाँ से अब तेजी की शुरुआत होगी, तो ऐसे में उन्होंने 140 का टारगेट दिया है। खरीदारी की बिल्कुल सलाह दी है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की तरफ से ऑलरेडी इसमें 150 का टारगेट दिया गया है। उनका कहना है कि चीन ने जो कोविड पॉलिसी हटा दी उसके बाद में अगर आप देखें तो इस स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है और आने वाले समय में जो हम भारत की जो मेटल सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है और इस सेक्टर में तेजी की संभावना बन रही है, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज तेजी से बढ़ने लगा है, रेलवेज के लिए बहुत सारा अनाउंसमेंट हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी खर्च होने वाला है। ऑटो सेक्टर में जो सेल के आंकड़े निकल के आए वो काफ़ी शानदार है और इसी वजह से स्टील सेक्टर की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी डोमेस्टिक मार्केट में, तो उसका फायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा स्टील ने 2022 ही सबसे शानदार प्रदर्शन किया पिछले 4-5 साल में, ऐसे में हमें टेंशन वाली बात नहीं है। कारोबार इस समय प्रगति के पद पे है। आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे इनका टोटल रेवेन्यू करीब 1,32,155 करोड़ के आसपास था, वो सीधा 2022 में बढ़ के 2,43,959 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है 2022 में। पिछले अगर 2 क्वार्टर को हम छोड़ दें तो 2022 सबसे शानदार है टाटा स्टील के लिए। अगर हम इनके प्रॉफिट को देखें तो 2018 में 17,530 करोड़ का प्रॉफिट था टाटा स्टील को और 2020 में कोरोना की वजह से इनका प्रॉफिट गिर के मात्र 3 डिजिट में आ गया था, 984 करोड़ का ही प्रॉफिट रह गया था। लेकिन 2022 में एक शानदार बाउंस बैक दिया टाटा स्टील ने, 41,100 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट मिला है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो 2018 के बाद 2022 सबसे शानदार है टाटा स्टील का और इसलिए कह रहे हैं कि अगर 1-2 रिजल्ट खराब भी रहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और जिस तरह से नए बिजनेस एक्वायर किए गए उसका प्रोडक्शन भी आएगा, तो आने वाले समय इसमें तेजी का दौर शुरू होगा। अभी इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल 5 साल का नजरिया लेके। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 33.90 है, जो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। 1.55% के शेयर इनके गिरवी है। यहाँ पे जो सबसे शानदार आंकड़ा है वो है एफआई का। एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। दिसंबर 2021 में आप देख सकते हो उनकी 21.36% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल इस समय 21.87% हो गई है। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया पिछले एक साल में। बात अगर हम डीआई की करें तो दिसंबर 2021 में उनकी 18.20% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2022 में 20.50% हो गई है। तो बड़े फंड हाउस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। बात अगर हम जनरल पब्लिक की करें तो दिसंबर 2021 में उनकी 26.51% होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2022 में गिर के 23.73% के आसपास आ गई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे एफआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, डीआई ने भी बढ़ाया, लेकिन जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। यानी यहाँ पे शेयर सिर्फ बिके हैं जनरल पब्लिक के। इसके अलावा बड़े फंड हाउस और एफआई जम के खरीदारी करें और इसीलिए बिना डरे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले, आने वाले समय टाटा स्टील आपको मालामाल कर देगा और मुझे लग रहा है कि Q3 पिछली बार के मुकाबले कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।